आपके साथ तरन्नुम जहां शेख। पाकिस्तान के लाहौर यूनिवर्सिटी के क्लासरूम में अब संस्कृत के श्लोक गूंजने वाले हैं। पाकिस्तान की लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंस यानी कि LUMS में संस्कृत पढ़ाई जाएंगी। यूनिवर्सिटी में क्लासिकल लैंग्वेज कोर्स के तहत संस्कृत को शामिल किया गया है। इस पाठ्यक्रम के तहत भगवद गीता और महाभारत भी पढ़ाई जाएंगी। LUMS ने क्लासिकल भाषा में 4 क्रेडिट का कोर्स शुरू किया है। दरअसल यहाँ पर 3 महीने तक एक वीकेंड वर्कशॉप चली थी। वर्कशॉप में छात्रों, शोधकर्ताओं और भाषा में रुचि रखने वालों ने हिस्सा लिया था और इसी दौरान संस्कृत को लेकर काफी रुचि देखने को मिली। ऐसे में विश्वविद्यालय प्रशासन ने इस विषय को नियमित पाठ्यक्रम के रूप में पढ़ाने का बड़ा फैसला लिया है। कोर्स के हिस्से के तौर पर स्टूडेंट्स को महाभारत टेलीविजन सीरीज के मशहूर थीम कथा संग्राम की उर्दू वर्जन में उन्हें सिखाया जाएगा और साथ ही यूनिवर्सिटी के गुरमानी केंद्र के निदेशक डॉक्टर अली उस्मान कासमी ने इस पूरे मामले पर बात करते हुए एक मीडिया हाउस से कहा है कि पाकिस्तान में संस्कृत की धरोहर है। पंजाब विश्वविद्यालय के यहाँ पर पुस्तकालय में संस्कृत की पांडुलिपियों का एक बड़ा संग्रह मौजूद है जिस पर सही से ध्यान नहीं दिया गया। इन पांडुलिपियों का उपयोग अधिकतर विदेशी शोधकर्ता ही करते रहे हैं। उन्होंने आगे ये भी कहा कि यूनिवर्सिटी का मकसद महाभारत और भगवद गीता पर आने वाले कोर्स को भी बढ़ाना है। डॉक्टर कासमी ने कहा कि 10 से 15 साल में हम पाकिस्तान में रहने वाले गीता और महाभारत के श्लोक्स को देख सकेंगे। डॉक्टर रशीद ने यह भी कहा है कि लोग अक्सर संस्कृत पढ़ने के उनके फैसले पर सवाल उठते हैं। ऐसे में मैं उनसे कहता हूं कि इसे क्यों नहीं सीखना चाहिए। ये पूरे इलाके को जोड़ने वाली भाषा है। संस्कृत के व्याकरण के जानकारी पढ़नी का गांव इस इलाके में था। सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान यहाँ पर बहुत कुछ लिखा गया था। हमें इसे अपनाना चाहिए और ये किसी एक खास धर्म से बंधी नहीं है। पाकिस्तान में गीता पाठ और इसको लेकर अब पाकिस्तान में कई तरह के रिएक्शन सामने आ रहे हैं। तो ऐसे में महाभारत भी पढ़ाई जाएंगी, गीता के श्लोक्स भी पढ़ाए जाएंगे और विश्वविद्यालय की तरफ से ये बड़ा निर्णय लिया गया है। तो हिंदू धर्म ग्रंथ गीता का यहाँ पर अध्ययन करेंगे। 1947 के बाद पहली बार संस्कृत पढ़ाई जाएगी। LUMS यूनिवर्सिटी में अब संस्कृत का पाठ होगा। यूनिवर्सिटी ने संस्कृत को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया है और ऐसे में अपने आप में ये एक बहुत बड़ी तब्दीली पाकिस्तान में देखने को मिलेगी और इसके पीछे जो है कई तरह के तर्क भी दिए जा रहे हैं। हालांकि पूरे पाकिस्तान में इस वक्त कई रिएक्शन सामने आ रहे हैं। तो आपको बता दें कि इस बीच जो है ये बड़ा फैसला लिया गया है और ऐसे में पाकिस्तान में अब गीता पाठ पढ़ाए जाएंगे। आपको बताते चले कि इस बीच जो है पाकिस्तान में महाभारत और गीता के श्लोक्स भी पढ़ाए जाएंगे और 1947 के बाद ये पहला कदम होगा जहां पर ये इतना बड़ा निर्णय जो है वो लिया गया है। तो आपको बता दें कि 1947 के बाद पहली बार संस्कृत की पढ़ाई होगी। LUMS यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाएगी संस्कृत और यूनिवर्सिटी ने संस्कृत को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया है। तो यहाँ पर एक बड़ा बदलाव जो है वो जरूर देखने को मिलेगा। लेकिन इस बीच जो है पाकिस्तान की लाहौर यूनिवर्सिटी के क्लासरूम में अब एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं अब वो बाकायदा गीता का पाठ भी पढ़ेंगे, महाभारत को समझेंगे और सब कुछ जो है संस्कृत में पढ़ाया जाएगा। अपने आप में एक बहुत बड़ा बदलाव इस वक्त यूनिवर्सिटी में देखा जाएगा। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर अब कई तरह के रिएक्शंस भी सामने आ रहे हैं। तो पाकिस्तान की लाहौर यूनिवर्सिटी के क्लासरूम में अब संस्कृत के श्लोक गूंजने वाले हैं। पाकिस्तान की लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज ने ये बड़ा फैसला लिया है और आपको बता दें कि इससे पहले जो है बाकायदा वहाँ पर एक वर्कशॉप हुआ था जिसमें वहाँ की आवाम, वहाँ के स्टूडेंट्स जो है सबसे ज़्यादा उन्होंने संस्कृत को पसंद किया और इसीलिए अब यूनिवर्सिटी की तरफ से ये बड़ा कदम उठाया जा रहा है।
खबरों में आगे बढ़ते और इसी में शुरू करते हैं बड़ी खबर का। उत्तर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष से जुड़ी ये बड़ी खबर आ रही है। पंकज चौधरी होंगे उत्तर प्रदेश बीजेपी के नए अध्यक्ष। सिर्फ पंकज चौधरी ने ही किया है नामांकन। आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ और विनोद तावड़े रहे प्रस्तावक। कल होगा नाम का औपचारिक ऐलान। आधिकारिक तौर पर ऐलान कल किया जाएगा। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी उत्तर प्रदेश भाजपा के नए अध्यक्ष होंगे। शनिवार को उन्होंने लखनऊ में भाजपा कार्यालय में नामांकन दाखिल किया। चौधरी के अलावा किसी और ने नामांकन पर्चा नहीं भरा था। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह के करीबी पंकज चौधरी का निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया है और साथ ही जो है कल पार्टी की तरफ से औपचारिक इसका ऐलान किया जाएगा। हालांकि खुद जब नॉमिनेशन दाखिल किया गया था उस वक्त सीएम योगी आदित्यनाथ उनके साथ मौजूद थे। कई दिग्गज वहां पर मौजूद थे। तो बीजेपी के नए धुरंधर पंकज चौधरी उत्तर प्रदेश बीजेपी के नए अध्यक्ष बने। सिर्फ पंकज चौधरी ने ही नॉमिनेशन दाखिल किया था। बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष बने पंकज चौधरी को लेकर उनके परिवार में खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। न्यूज इंडिया से बातचीत में उनकी माता भावुक नजर आई और बेटे की मेहनत को इस मुकाम की वजह बताया। परिवार के अन्य सदस्यों ने भी इस गर्व और खुशी का पल करार दिया है। क्या कुछ कहना रहा परिवार वालों का, आपको सुनाते हैं। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी को उत्तर प्रदेश बीजेपी की एक बड़ी कमान मिली है और आज उनको जो है बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष जो है वो निर्विरोध जो है वो चुना गया। इस वक्त मैं पंकज चौधरी जी के आवास पे हूं और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है जैसे ही खबर आई है कि उनको बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, परिवार में जो है खुशियाँ लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। आप सामने देखेंगे ये पंकज चौधरी जी की माता जी हैं और बगल में आप देखेंगे उनकी बहू हैं और पोते हैं। माता जी से बात करेंगे। माता जी, आज आपके बेटे को एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिली है, क्या कैसा महसूस कर रही हैं? बहुत अच्छा बेटा, बहुत गर्व है कि हमारा बेटा इतना तरक्की कर गया। एक सभासद से इतना ऊंचे पद पर पहुंच के। मोदी जी भी आपसे मिलने आए थे, क्या कहा था आपसे, क्या बात हुई थी? कह रहे थे कि आप हमसे मिलने आने वाले थे, हम ही आपसे मिलने आ गए। तो बेटा और तरक्की करे और आगे बढ़े, यही चाहते हैं। मोदी जी से भी कुछ बातें हुई थी आपकी, क्या कुछ कहा था मोदी जी ने? हाँ, हम सबसे बात किए थे, बच्चों से भी, हमसे भी, सबसे बात किए थे। मोदी जी आए थे तो जी देखिए ये जो पंकज चौधरी जी हैं आपके माता जी हैं और यहाँ पर पीएम मोदी माता जी से मिलने भी आए थे और आप तस्वीरों में देखेंगे ये पंकज चौधरी जी की बहू हैं और ये पोते हैं। पहले बहू के पास चलेंगे। कैसा लगा आज पापा जी के बारे में इतनी बड़ी खबर सुनकर? बहुत खुशी है, बहुत खुश है, बहुत प्राउड मोमेंट है घर के लिए। बहुत खुश है हम लोग। आपको पता है कि पापा जी पार्षद थे, फिर सांसद बने, फिर केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री बने, अब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष। जी जी जी, पता है। कैसा लग रहा है जिम्मेदारी? अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा अच्छा, बहुत खुशी की बात है। दादा के बारे में खबर मिली, कैसा लगा बेटा? बहुत अच्छा लग रहा है। मैं बाबा में बहुत प्राउड हूँ कि आज बाबा बीजेपी के अध्यक्ष बन चुके हैं। आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। देखिए ये पंकज चौधरी जी का ये परिवार है और आज जो परिवार में जो आप देख सकते हैं तमाम मोहल्ले के आस पड़ोस के नातबाज रिश्तेदार भी यहाँ पर मौजूद हैं और पूरी तरीके से जश्न का माहौल है। लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। आपको बता दें ये वही आवास है जहाँ से पंकज चौधरी कभी पार्षद हुआ करते थे। गोरखपुर से जफर खान, न्यूज इंडिया। अब बात दिल्ली एनसीआर की होगी। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है और प्रदूषण का स्तर बढ़ने की वजह से ग्रैप 3 को भी लागू कर दिया गया है। दिल्ली में कई जगह पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार दर्ज किया गया तो पूरे दिल्ली एनसीआर पर स्मॉग की चादर नजर आई। कम हवा की रफ्तार और स्थिर वायुमंडल स्थिति और प्रतिकूल मौसम को एयर
कि स्कूलें बंद रहेंगी, ऑनलाइन बच्चों की पढ़ाई होगी, स्टोन क्रशर और खनन संबंधी गतिविधियों पर ब्रेक लगा दिया गया है। आपातकालीन सेवाओं को छोड़कर डीजल जनरेटरों पर भी रोक है। कंपनियों में वर्क फ्रॉम होम या फिर हाइब्रिड मोड में काम करने की सलाह दी गई है। ध्वस्तीकरण और जरूरी निर्माण कार्य और BS3 और BS4 डीजल वाहनों पर भी रोक है। सीमेंट, बालू जैसे सामानों की ट्रकों से आवाजाही पर पाबंदी लगा दी गई है। तो ग्रैब 3 को लागू किया गया है और इसके जरिए कई पाबंदियां यहां पर लगाई गई हैं। तो लगातार हम देख रहे हैं कि दिल्ली में आबो हवा जहरीली होती जा रही है। लोगों को सांस लेने में काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और एक्सपर्ट्स का भी कहना है कि आने वाले समय में तस्वीरें और भी ज्यादा घातक हो सकती हैं। फीस को लेकर दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों की अब कोई मनमानी नहीं चलने वाली है। दिल्ली सरकार एक ऐसा कानून लेकर आई है जिसके जरिए प्राइवेट स्कूलों पर फीस को लेकर लगाम लगाई जा सकेगी। दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने शुक्रवार को घोषणा की है कि दिल्ली स्कूल शिक्षा निर्धारण एवं विनियमन में पारदर्शिता अधिनियम 2025 और इससे संबंधित नियम अब तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं। शिक्षा विभाग अधिनियम और नियमों में निर्धारित सभी प्रक्रिया जैसे कि स्कूल में फीस, प्रस्ताव की जांच, अनियमितता रिपोर्टिंग और निगरानी को लागू करना शुरू किया गया है। और साथ ही सूद ने कहा है कि पिछली सरकारों ने इस महत्वपूर्ण मुद्दे को 27 सालों तक नजरअंदाज किया, जबकि वर्तमान सरकार ने कुछ ही दिनों में ये ऐतिहासिक सुधार लागू कर दिया। उन्होंने दोहराया है कि शिक्षा व्यवसाय नहीं, अधिकार है। उनके अनुसार ये कानून न केवल अभिभावकों की चिंताओं का समाधान करेगा बल्कि शिक्षा प्रणाली में जनता का विश्वास भी बढ़ाएगा। सूद ने अभिभावकों से अपील की है कि वो नए कानून को सफल बनाने और पारदर्शिता बनाए रखने में सहयोग करें। अधिनियम और इसके नियमों को निजी स्कूलों द्वारा मनमाने तरीके से की जाने वाली फीस बढ़ोतरी को रोकने, अभिभावकों को सशक्त बनाने और शिक्षा प्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लागू किया गया है। सरकार का लक्ष्य है कि किसी भी अनुचित और अचानक से फीस वृद्धि पर रोक लगाई जाए। तो सरकार की तरफ से ये बड़ा निर्णय लिया गया है और ये कानून जो है आने वाले समय में काफ़ी ज़्यादा सही साबित होने वाली है, ऐसा सरकार का कहना है। और साफ तौर पर सरकार का ये भी कहना है कि अब तक पिछली सरकार ने 27 साल तक दिल्ली में कोई भी बदलाव नहीं किया और ऐसे में हमारी सरकार ने तुरंत ही इसे लागू करने का काम किया है और आने वाले समय में बस और सिर्फ LG की मंजूरी का इंतजार है। और साफ तौर पर सरकार ने लोगों से भी अपील की है, पेरेंट्स से, अभिभावकों से अपील की है कि वो भी पूरा सहयोग करें। दिल्ली की स्कूली शिक्षा में फीस बिल हमने पास करके कानून बनाया था। उस कानून में कि कल हमने नियमों को, रूल्स को नोटिफाई किया है। ये रूल्स नोटिफाई होने के बाद अनधिकृत रूप से फीस बढ़ाने का, बिना आवश्यकता के फीस बढ़ाने के जो चलन था उस पर रोक लगेगी। जो सरकारें 27 वर्ष में नहीं कर पाई थी, 10 माह से भी कम के छोटे समय में हमने कानून लाए, डेलिब्रेशन किया, पास किया, उसके कानून को भी, रूल्स को भी नोटिफाई कर दिया। ये दिल्ली की स्कूली शिक्षा के वातावरण में एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी बदलाव है। बीजेपी ने केरल के तिरुवनंतपुरम नगर निगम में जीत दर्ज की है। पार्टी ने वाम दलों के नेतृत्व वाले लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट को हराकर इतिहास रच दिया है। यहां पर लगभग 4 दशक से अधिक वक्त से वाम दलों का ही कब्जा था। केरल में कुछ महीने बाद ही विधानसभा के चुनाव होने हैं और उससे पहले तिरुवनंतपुरम नगर निगम में बीजेपी की जीत को एक बड़े राजनीतिक घटनाक्रम के तौर पर देखा जा रहा है। बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए ने नगर निगम के 101 वार्ड में से 50 पर जीत दर्ज की है, जबकि वाम दलों को सिर्फ 29 वार्डों में जीत दर्ज मिली है। कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट ने 19 वार्ड जीते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल में एनडीए और बीजेपी की जीत को ऐतिहासिक क्षण बताया है।
प्रधानमंत्री ने कहा है कि राज्य के लोगों को इस बात का भरोसा है कि उनकी पार्टी ही केरल में विकास कर सकती है। बीजेपी लंबे वक्त से केरल में अपनी जड़ें मजबूत करने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसे अब तक कोई बड़ी कामयाबी नहीं मिली थी। हालांकि अब तिरुवनंतपुरम नगर निगम में पार्टी की जीत को उसके लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है। इससे ये भी पता चलता है कि पार्टी ने शहरी इलाकों के मतदाताओं के बीच अपनी उपस्थिति को और ज्यादा मजबूत किया है। This is a very historic day in the history of Kerala's politics. This is certainly a very, very big day in BJP's NDA's history in Kerala politics. You know today that we have achieved an unprecedented set of milestones thanks to the support of the people of Kerala. It is more than anything else, it is an acceptance of the vision of Vikasita Kerala that our Prime Minister has put forward and that we have been talking about for the last 6 months. It is also a result of how the party and the coalition has worked unitedly together to spread this message of development to the people of Kerala. खबर बिहार से है। बिहार के नवादा में मॉब लिंचिंग में घायल शख्स ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया है। मामला नवादा के रोह थाना क्षेत्र के भट्टा गांव का है। यहां पर 5 दिसंबर को हुई दिल दहला देने वाली मॉब लिंचिंग में कपड़ा व्यापारी मोहम्मद अतहर हुसैन को बेरहमी से मारा पीटा गया था। घायल अतहर की देर रात बिहार शरीफ सदर अस्पताल में मौत हो गई। अतहर ने मरने से पहले बताया था कि डुमरी गांव से लौटते वक्त नशे में धुत 6 से 7 युवकों ने पहले उनका नाम पूछा। नाम सुनते ही जबरन बाइक से उतारकर लूटपाट की, फिर हाथ पैर बांधकर कमरे में बंद कर दिया। पेंट उतारकर निजी अंगों की जांच भी की गई है। पेट्रोल डाला गया और गर्म लोहे की रॉड से शरीर के कई हिस्सों में दाग लगाए गए हैं। उंगलियां और हाथ तोड़ दिए गए। हमलावरों की संख्या बाद में 15 से 20 हो गई। पुलिस ने अतहर को बचाया और नवादा सदर अस्पताल में भर्ती कराया। बाद में बिहार शरीफ रेफर किया गया, जहां इलाज के दौरान अतहर ने दम तोड़ दिया। हम कपड़ा बेचने के लिए डुमरी गए थे और के बाद आने में हमको लेट हो गया, 7-8 बज गया। भट्टा के आगे जब पहुंचे तो 4-5 आदमी मिलके हमको छेक लिया और उसके बाद इंक्वायरी करने लगा मेरा पॉकेट को, जिसमें मेरा 16-17-18 हजार रुपया था। उसके बाद कपड़ा था, साइकिल था, सबको छीन लिया। छीनने के बाद क्या हुआ कि 4 आदमी मिलके पैर हाथ पकड़ के एक ठो रूम में ले जाके हमको बंद कर दिया। जब काफी रात हुआ धीपा करके उसके बाद मारता था और के बाद खाल उजड़ जाता था गरम से, ये समझे, खाल उजड़ जाता था। और उसके बाद एक लड़का क्या किया कि पिलास से मेरा कान को कतर दिया, पिलास से मेरा उंगली को कतर दिया। कोई लाठी से मार रहा है, कोई रड से मार रहा है, कोई पिलास से मेरा कतर रहा है कान को, उंगली को तोड़ रहा है। उसके बाद कोई नरेटी चीप रहा है। और खत्म करने के बाद जब हम एकदम लाल पुकार हो गए तो कोई अल्लाह का बंदा 112 नंबर को फोन किया तो प्रशासन आया। प्रशासन का किया कि जल्दी से हमको गाड़ी पर लादा और उसके बाद बोला कि कौन 2 ठो है तो मेरे साथ, तो वही 2 ठो। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की तो कौम पर लुटाए जा। इस आत्मविश्वास और जोश से लबरेज 491 ऑफिसर कैडेट्स भारतीय सेना का अंग बने। भारतीय सेना एकेडमी यानी कि IMA की 197वीं रेगुलर पासिंग आउट परेड में कुल मिलाकर 525 ऑफिसर कैडेट ने अपनी कठिन ट्रेनिंग कर सेना में शामिल हुए। 525 ऑफिसर कैडेट्स में 491 ऑफिसर कैडेट सैन्य अधिकारी के रूप में भारतीय सेना में शामिल हुए। इसके अलावा 34 अफसर कैडेट 14 मित्र देशों की सेनाओं का हिस्सा बने। देहरादून में भारतीय सेना एकेडमी में पासिंग आउट परेड हुई और इस बार थल सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी बतौर रिव्यूइंग अफसर परेड का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे और पास आउट परेड के दौरान जो है कई दिग्गज मौजूद रहे। अफसर कैडेट की सलामी भी ली।
भारतीय सैन्य एकेडमी कज 197वीं रेगुलर पासिंग आउट परेड थी। भारतीय सैन्य एकेडमी की स्थापना 1 अक्टूबर 1932 में हुई थी। एकेडमी के पहले बैच से 40 कैडेट पास आउट हुए थे और पहले कोर्स द पायनियर के नाम से जाना जाता था। 491 युवाओं ने एक सपना देखा कि वो भारतीय सेना के अधिकारी बने, भारतीय सेना के गौरवशाली और पराक्रमी इतिहास से जुड़े। पढ़ाई पूरी करने के बाद अपने कठिन परिश्रम के बल पर ये युवा एकेडमी में पहुंचे और यहाँ पर कठिन प्रशिक्षण को पूरा करते हुए उन्होंने आखिरकार उन लम्हों तक पहुंचने में कामयाबी हासिल कर ली जो कभी उनका सपना था। अब ये युवा ऑफिसर कैडेट सेना का अंग बन चुके हैं और अपनी अपनी पोस्ट पर ड्यूटी करेंगे। 525 जाबाज लेफ्टिनेंट मिल चुके हैं और इस वक्त जो है पीपिंग सेरेमनी खासतौर पर आयोजित की जा रही है। ऐसे में कई कहानियां निकलकर सामने आई हैं। किसी की 5वीं पीढ़ी जो है लगातार आईएमए से पास आउट हुई है, तो किसी की जो है 2 भाई आपस में पास आउट हुए हैं। एक 2021 में कमीशन हुए थे और एक आज हुए हैं। सबसे पहले हमारे साथ लेफ्टिनेंट साहिल मौजूद हैं। आज आप पास आउट हुए हैं, क्या कुछ कहेंगे? आपको क्या महसूस हो रहा है? क्या गर्व के पल आपके लिए? बहुत ही गर्व के पल हैं। एक्चुअली 4 साल बहुत लंबे होते हैं, बट आज वर्थ इट हो गया जो भी 4 साल हमने ट्रेनिंग करी है। इट इज़ वेरी ग्रेट मोमेंट राइट नाउ एंड इट इज़ वेरी मिक्स्ड फॉर मी, इमोशनल एंड प्राउड बोथ वे। इट इज़ अ ग्रेट मोमेंट फॉर देम ऑल्सो। पहले 2021 में जो है एक बेटा ऑलरेडी कमीशन हो चुका है, आज दूसरा बेटा कमीशन हुआ है, क्या कहेंगे आप? आज का दिन हमारे लिए और पूरे देश के लिए बहुत गर्व वाला है, क्योंकि आज के दिन इतने बच्चे कमीशन हो रहे हैं। ये सब देश की सेवा के लिए ही हैं, लेकिन हमें एज ए पेरेंट्स हमको बहुत प्राउड मोमेंट है, क्योंकि दोनों बच्चे मेरे देश की सेवा में हैं और इससे बड़ा दिन कोई नहीं हो सकता। साहिल के पिताजी भी हमारे साथ हैं। सर, आप पहले भी सेना में रह चुके हैं, रिटायर हो चुके हैं, अब आपके दोनों बेटे जो है उस पद्धति को आगे बढ़ा रहे हैं। सबसे पहले तो मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूं पूरे देश को, और ये एक बहुत बड़ा प्राउड मोमेंट्स है पेरेंट्स के लिए। और ये अकेला जो प्राउड मोमेंट सबके लिए है। सबसे पहले जहाँ पे इन्होंने स्कूलिंग ली है, जो आर्मी पब्लिक स्कूल अम्बाला कैंट से, उसके बाद जहाँ पे इन्होंने ट्रेनिंग ली है OTA गया से ली है, इन्होंने INA एजीमला से ली है, उसके बाद ये CME पुणे में गए हैं, यहाँ IMA में आया है। तो इस इंटायर टीम जिन्होंने इनको इंस्ट्रक्ट किया है, इतनी अच्छी ट्रेनिंग दी है और आज ये आज कमीशन हुए हैं, ये हमारे लिए बड़े गौरव की बात है। मैं शुभकामनाएं देता हूँ सबको और आप सबको जो आज भी यहाँ मौजूद हैं। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।